क्लास में हम लोग किरचॉफ के दो नियम की चर्चा किए थे और दोनों नियम पर आधारित एक क्वेश्चन भी आपको बताए थे। एक क्वेश्चन आज भी बता रहे हैं, क्योंकि इस नियम का उपयोग करके किसी भी तरह के सर्किट से संबंधित क्वेश्चन हम लोग हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, निम्न परिपथ में उपस्थित संधारित्र में संचित होने वाली स्थितिज ऊर्जा की गणना करें। परिपथ आपको दिया रहेगा। ये परिपथ दिया हुआ है। इसमें देखो 3 सेल है। यह एक सेल है जिसका वैद्युत वाहक बल है 12 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध है 1 ओम। यह एक प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध 1 ओम है। एम और एन के बीच ये संधारित्र संयोजित है। इसकी धारिता मान लो दिया है 2 फैराड। यह एक प्रतिरोधक है 2 ओम प्रतिरोध का। फिर एक सेल यहाँ पर है 8 वोल्ट, इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम। फिर यहाँ एक प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध 2 ओम। यहाँ एक सेल है जिसका वैद्युत वाहक बल 10 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम। फिर यहाँ 2। हम लोग को निकालना है इस संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो संधारित्र की अगर धारिता दी गई है तो उसमें संचित ऊर्जा निकालने के लिए हमको या तो उसका विभवांतर निकालना पड़ेगा या उस पर आवेश निकालना पड़ेगा। तो यह संधारित्र एम और एन बिंदुओं के बीच क्या है, जुड़ा हुआ है। तो एम और एन के बीच का जो विभवांतर है वही संधारित्र का विभव कहलाएगा। तो मेन हमारा काम क्या है, पहले इस बिंदु एम और एन के बीच का विभवांतर ज्ञात करना, और इसके लिए हम लोगों को किरचॉफ के नियम का उपयोग करना पड़ेगा। अब यहां पर हम संकेत अपने से मान सकते हैं ए, बी, सी, डी, ई। तो देखो, जब भी परिपथ में एक से अधिक सेल उपस्थित हो, अगर आपको विद्युत धारा की गणना करनी है कि परिपथ में किस घटक से कितनी धारा जा रही है, तो सबसे पहला चीज, दिए गए सेलों में जिसका वैद्युत वाहक बल सबसे अधिक हो उसके धन ध्रुव से धारा को निर्गत कराइए और उस धारा को बांटते हुए उसके ऋण ध्रुव तक पहुंचा दीजिए। तो इस सवाल में सबसे अधिक 12 वोल्ट है वैद्युत वाहक बल इस सेल का। इसके धन ध्रुव से हमने मान लिया कि धारा आई निर्गत हो गई। यह धारा पहुंचेगी एम पर। यहां से देखने में एक रास्ता इधर से दिखाई दे रहा है, इधर से। ध्यान रहे यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, संधारित्र। संधारित्र में आप पढ़े हैं कि दोनों पट्टिकाओं के बीच कौन सा पदार्थ उपस्थित रहता है, तो कुचालक पदार्थ। या तो हवा उपस्थित रहती है, निर्वात होता है, या परावैद्युत पदार्थ, वह भी क्या है, कुचालक। तो संधारित्र जैसे यहां जुड़ गया, अब धारा का इधर जाना बंद, यानी जहां भी संधारित्र होगा सेल या बैटरी से निर्गत धारा को वो क्या करेगा, रोक देगा। तब धारा के लिए केवल एक रास्ता है आगे बढ़ने का, वही धारा आई इधर से बढ़ते हुए। अब आप कहेंगे यहां तो सेल है, सेल तो धारा देता है, लेकिन जैसे 2 सेल 3 सेल आगे, तो जिसका वैद्युत वाहक बल सबसे अधिक है उससे धारा निर्गत होगी
और जिन सेलों का वैद्युत वाहक बल उससे कम है उसमें धारा प्रवेश करेगी। ये धारा फिर यहाँ पहुंची, इधर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि यहाँ रास्ता बंद है। जहां भी संधारित्र आ गया, सेल या बैटरी से निर्गत जिसको बताए थे डिश धारा, उसको रोक देगा, उधर से धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच क्या उपस्थित रहता है? कुचालक पदार्थ। वही धारा आई बढ़ते हुए यहां पर पहुंच गई, पहला काम। अब आपको आई का मान निकालना है। तब बंद परिपथ ए एम बी सी डी ई ए पर किरचॉफ के लूप नियम का उपयोग करने पर। अब देखिए, आपको समझाए थे, क्रम है ए से एम, धारा भी जा रही है ए से एम, तो इसका विभवांतर धनात्मक होगा। एम से बी, धारा भी एम से बी जा रही है। बी से सी, धारा भी बी से सी जा रही है। सी से डी, धारा सी से डी जा रही है। डी से ई, धारा डी से ई जा रही है। ई से ए, धारा भी ई से ए जा रही है। यानी इस बंद लूप में जितने प्रतिरोधक हैं सबसे एक ही धारा आई जा रही है, और धारा प्रवाह की दिशा हमारे इस बंद लूप के क्रम में है। अतः सभी प्रतिरोधकों का जो विभवांतर है वो धनात्मक है। तो हम लोग इसको I इंटू 1 इसका विभवांतर, I इंटू 2 इसका विभवांतर, I इंटू 1 इसका विभवांतर, इस सब में I कॉमन हो जाएगा। तो प्रतिरोध कितना हो गया? 1, सभी में एक धारा जा रही है। 3, 1 4, 2 6, 2 8 और 1 9। तो सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर कितना हो गया? 9I। भी बराबर सूत्र तैयार होता है। अब यहां से यहां के बीच तो कोई सेल है नहीं। बी से सी के बीच एक सेल है, तो बी से सी तक जाने में इस सेल का पहले कौन सा ध्रुव मिला? धन ध्रुव। तो बताए थे कि जब बंद लूप के क्रम में चलने पर पहले सेल का धन ध्रुव मिल जाए तो उसके वैद्युत वाहक बल को धनात्मक लिया जाता है। तो इसका वैद्युत वाहक बल +8 हो गया। फिर ई से ए सेल का ये ऋण ध्रुव मिल गया, तो इसका वैद्युत वाहक बल ऋणात्मक बराबर क्या है? 0। यही हम लोग का नियम है कि बंद परिपथ में उपस्थित सभी घटकों के विभवांतर का बीज गणितीय जो 0 के बराबर होता है। मेन यही लाइन समझना है। अब 9I, ये -4 होगा, इधर जाके +4, 4/9 एम्पियर I निकल गया। अब आपको m और n के बीच विभवांतर निकालना है। तो m से n तक पहुंचने का 2 रास्ता है, m से b, b से c, c से d, d से n, या m से a, a से e, e से d, d से n। दोनों में किसी भी रास्ते से जाइएगा विभवांतर का एक ही मान मिलेगा। अभी हम इस रास्ते से चले तो Vm माइनस Vn, देखो m से b, धारा भी m से b, तो इसका विभवांतर धनात्मक। b से c, धारा भी b से c, विभवांतर धनात्मक। c से d, धारा भी c से d। तो 2 ओम, एक 3 ओम और 2 5 ओम। इस 5 ओम प्रतिरोध का विभवांतर धनात्मक होगा, तो 5I। D से N के बीच प्रतिरोध तो 1 ओम है, लेकिन इधर से कोई धारा नहीं जा रही थी, इसका तो विभवांतर 0 हो गया। अब बच गया सेल। तब B से C क्रम है, ये प्लस पहले मिल रहा है, तो +8। D से N तक ये सेल वैद्युत वाहक बल 10 वोल्ट, माइनस है पहले मिल रहा है तो 10, तो 5 गुना 4/9, ये -2 हो जाएगा। 20/9 -2, LCM 9, 20 - 18/9, तो 2/9 वोल्ट। तो m और n के बीच का विभवांतर मिल गया 2/9 वोल्ट। अब जो विभवांतर मिल गया तो ऊर्जा U बराबर सूत्र क्या होता है? 12CV²। C 2 फराड है, V² 4/81, 2 कट गए, तो
4/81 जूल। अब भाग दे लीजिएगा। तो इस प्रकार से किसी भी तरह का अगर परिपथ है, बहुत सारे सेल जुड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं, उसमें कहीं धारा निकालनी हो, किसी दो बिंदु के बीच विभवांतर निकालना हो, तो उस तरह के सवाल में कभी श्रेणी समानांतर के चक्कर में नहीं पड़ना है। सीधे किरचॉफ के नियम का उपयोग कीजिए, आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से किरचॉफ के दो नियम क्या है उसकी चर्चा हमने कर दिया, उसके उपयोग पर भी दो सवाल आपको बताए। अब इसके बाद किरचॉफ के नियम का उपयोग करके व्हीटस्टोन नामक एक वैज्ञानिक एक व्हीटस्टोन सेतु परिपथ बनाया और उस परिपथ का उपयोग करके वह अज्ञात प्रतिरोधकों का प्रतिरोध ज्ञात किया। तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कई बार, किरचॉफ के नियमों को लिखें तथा इनका उपयोग करके व्हीटस्टोन सेतु परिपथ के संतुलन का शर्त ज्ञात करें। व्हीटस्टोन सेतु परिपथ, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, व्हीटस्टोन सेतु परिपथ। तो देखो, यह जो परिपथ है, इसी परिपथ को व्हीटस्टोन सेतु परिपथ कहा जाता है। तो इस परिपथ में 4 प्रतिरोधक हैं। R1 प्रतिरोध का प्रतिरोधक A और B के बीच, यह B और C के बीच, यह C और D के बीच और यह D और A के बीच। ये 4 प्रतिरोधक जिनका प्रतिरोध R1, R2, R3, R4 है, इन 4 भुजाओं में जुड़े हुए हैं। इस B और D के बीच यह जो आप देख रहे हैं, ये एक युक्ति है, एक यंत्र है जिसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। इसकी चर्चा हम लोग चैप्टर 4 में करेंगे। इस गैल्वेनोमीटर का उपयोग परिपथ में केवल धारा सूचक के रूप में किया जाता है। इसमें एक सुई होती है, इससे धारा जाएगी तो सुई जो है 0 से विक्षेपित हो जाएगी कुछ मान पर, और धारा नहीं जाएगी तो सुई 0 पर टिकी रहेगी। तो जैसे इधर से धारा जाती है, इस गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित हो जाती है, इसका मतलब धारा जा रही है, और सुई में कोई विक्षेप नहीं हुआ, यानी 0 विक्षेप है, तो इससे धारा नहीं जा रही। इसका काम केवल यहाँ पर धारा सूचक का है। इसका प्रतिरोध हमने मान लिया है कैपिटल G। A और C के बीच यह एक सेल है और इसको कहते हैं कुंजी। जैसे आप स्विच ऑन ऑफ करके लिए उपयोग करते हैं प्रयोगशाला में, उसके जगह की कॉपर का एक नॉब होता है, उसको लगा देते हैं तो परिपथ चालू हो जाता है, उसको निकाल देते हैं परिपथ बंद हो जाता है। इसको कहते हैं कुंजी। जैसे इस परिपथ को आप कनेक्ट कीजिएगा, जोड़िएगा, सेल से धारा निकलेगी। मान लो धारा I निकल के यहाँ पहुँच गई। यहाँ से आगे बढ़ने का कितना रास्ता है? 2 रास्ता है, A से B की ओर, A से D की ओर। हमने मान लिया कि A से B की ओर धारा I1 चली गई, तो किरचॉफ के प्रथम नियम से जितनी धारा यहाँ पहुँचेगी वही आगे बढ़ेगी। तो I पहुँची थी, I1 इधर चली गई, तो शेष धारा इधर I माइनस I बन जाएगी कि नहीं जाएगी? अब ये धारा I1 जब यहाँ पहुँची, फिर आगे 2 रास्ता है।
मान लो इस गैल्वेनोमीटर से धारा IG चली गई तो शेष धारा I1 माइनस IG इधर चली जाएगी। अब यह धारा IG यहां पहुंची, ये भी धारा यहां पहुंची, तो D पर पहुंचने वाली दोनों धारा इधर से निकल जाएगी। तो R4 से जो धारा जाएगी I माइनस I1 प्लस IG। अब देखो ये यहां पहुंचा, ये भी यहां पहुंचा, प्लस I1 माइनस I1 खत्म, माइनस IG प्लस IG खत्म, यहां से धारा I निकल गई, सेल में चली गई। तब प्रथम नियम के उपयोग से इस परिपथ में उपस्थित सभी शाखाओं से धारा का हम लोग वितरण दिखा दिए। तो चित्र में दर्शाए गए परिपथ को व्हीट स्टोन सेतु परिपथ कहा जाता है। परिपथ में धारा वितरण को दर्शाया गया है। बंद परिपथ ABD A पर लूप नियम का उपयोग करने पर, अब समझिएगा, ABD A से B आपका क्रम है, धारा भी A से B जा रही, इसका भी विभवांतर धनात्मक I1 R1। B से D धारा भी B से D जा रही है, तो इसका भी विभवांतर IG धारा और G इसका प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर। अब यहां हमारा क्रम D से A है लेकिन धारा A से D जा रही है, तो इसका भी विभवांतर ऋणात्मक, तो माइनस I1 R3 बराबर 0। समीकरण 1, बंद परिपथ BCD B पर लूप नियम का उपयोग करने पर, तो B से C, धारा भी B से C, तो I1 माइनस IG इंटू R2 विभवांतर धनात्मक। क्रम है C से D लेकिन धारा जा रही है D से C, इसका भी विभवांतर ऋणात्मक, माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू R4। क्रम D से B है, धारा भी B से D जा रही है, उल्टा IG इंटू G बराबर 0। इतना अगर समझ गए तो अब देखिए, जब गैल्वेनोमीटर से होकर धारा प्रवाहित नहीं होती है तब यह परिपथ संतुलन में कही जाती है। अतः समीकरण 1, अतः संतुलन की स्थिति में IG इक्वल टू 0, यानी गैल्वेनोमीटर से जाने वाली धारा क्या हो गई, शून्य हो गई। समीकरण 1 तथा 2 में IG का मान रखने पर, अब इस IG का मान जब हम लोग रखेंगे तब क्या होगा, देखिए अब समीकरण 1 में यहां पर I1 R1 है, ये 0 हो गया, तो I1 R1 माइनस
I माइनस I1 इंटू R3 बराबर 0, क्योंकि ये टर्म खत्म हो गया। और माइनस I R3 बराबर माइनस I1 R1, ये कैंसिल हो जाएगा। I माइनस I1 बटा, इसको इधर लाए, I1 बराबर R1 बटा R3, समीकरण 3। अब ये जो समीकरण 4 है, समीकरण 2 है, इसमें IG का मान 0 रखेंगे, तो ये जब 0 हो गया तो क्या बचा, I1 इंटू R2 माइनस, इसमें IG 0 हो गया, I माइनस I1 इंटू R4, ये 0 हो गया। तो माइनस I इंटू R4, ये माइनस खत्म, तो I माइनस I1 बटा I1 बराबर R2 बटा R4, समीकरण 4। I माइनस I1 बटा I1 R1 बाई R3, I माइनस I1 बटा I1 बराबर R2 बटा R4। तो समीकरण 3 तथा 4 से R1 बटा R3 बराबर R2 बटा R4, या R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4। यही व्हीटस्टोन सेतु परिपथ के संतुलन का शर्त है। यानी अगर A और B तथा B और C के बीच उपस्थित प्रतिरोधों का अनुपात A और D तथा D और C के बीच उपस्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा, तो B और D के बीच से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। यही व्हीटस्टोन सेतु परिपथ के संतुलन का शर्त है। तो अगर सवाल पूछता है किरचॉफ के नियम को लिखें तथा इस नियम का उपयोग कर संतुलन का शर्त प्राप्त करें, तो ये शर्त आपको प्राप्त कर देना है। अब कहिएगा इसका उपयोग क्या है, तो इसी व्हीटस्टोन सेतु परिपथ के संतुलन के शर्त का उपयोग करके प्रयोगशाला में किसी अज्ञात प्रतिरोधक का प्रतिरोध जो है वो ज्ञात किया जाता है। अगर मान लो आपको कोई प्रतिरोधक दे दिया गया और कहा जाए कि आप व्हीटस्टोन सेतु परिपथ का उपयोग करके इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए प्रोसेस है, जो विधि है, इस R1 और R2 के स्थान पर ज्ञात प्रतिरोध वाले प्रतिरोधकों को जोड़ दिया जाता है। इस R4 के जगह पर हम लोग अज्ञात प्रतिरोधक को जोड़ देते हैं जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। R3 के जगह पर एक प्रतिरोध बॉक्स होता है जिसकी सहायता से हम आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध को घटा बढ़ा सकते हैं, उसको R3 की जगह पर जोड़ देते हैं। अब परिपथ में धारा प्रवाहित कराई जाती है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हुआ है, मतलब इससे धारा जा रही है। अब इस प्रतिरोध बॉक्स में प्रतिरोध को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि इस गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप उत्पन्न हो गया वो शून्य हो जाए, अर्थात इधर से कोई धारा नहीं जाए। जैसे वह R3 का मान प्राप्त हो गया, ये परिपथ संतुलन में हो गया, ये शर्त लग जाएगी। R1 और R2 तो पहले से ज्ञात है, R3 प्रतिरोध बॉक्स से जो आपने निकाला जिसके कारण यहाँ पर शून्य विक्षेप प्राप्त हुआ, वो R3 ज्ञात है। तो इस सूत्र में R1, R2 और R3 का मान रख करके R4 का मान ज्ञात किया जा सकता है। अतः इस परिपथ से किसी भी अज्ञात प्रतिरोधक का प्रतिरोध हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद इसी व्हीटस्टोन सेतु परिपथ के उपयोग से एक मीटर सेतु की चर्चा होगी।